दोस्तों, आज के दौर में हर आदमी चाहता है एक ऐसी जिंदगी जहां सब भरपूर हो। पैसा, प्यार या सुकून सब ज्यादा ही हो। लेकिन कमाई तो उतनी तेजी से नहीं बढ़ती जितनी तेजी से जरूरतें। ऐसी स्थिति में अक्सर लोग सबसे आसान रास्ता चुनते हैं, और वो है लोन। आज कुछ भी खरीदना हो और आपके पास पैसे ना हो तो आप किसी भी बैंक में जाइए, आपके लिए लोन तैयार है। हर चीज ईएमआई पर अवेलेबल है। पर गौर से देखें तो इसके बावजूद इंसान पहले से ज्यादा परेशान है। क्या आपने कभी गौर किया है कि ऐसा क्यों है? सब इतना आसान होने के बाद भी हम खुश क्यों नहीं हैं? क्या करें जिससे हमें वो मिल सके जो हम चाहते हैं? फिर चाहे वो पैसे से रिलेटेड हो या रिश्तों से, चीजें हो या मानसिक शांति। क्या आप भी कुछ ऐसी ही उलझन में डूबे हैं? क्या अपनी लाइफ में और ज्यादा चाहते हैं या ढूंढ रहे हैं? तब तो डेव रामसे की इस किताब से आपको जरूर सीखना चाहिए। इसने ना जाने कितनों की जिंदगियां बदली हैं। डेव एक जाने माने पर्सनल फाइनेंस गुरु और मीडिया पर्सन है। 26 साल की छोटी सी उम्र में ही वो लखपति बन गए थे। लेकिन 2 साल बाद उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया था। अब वो 60 साल के हैं और आज अमेरिका में फाइनेंशियल एडवाइस के लिए सबसे ज्यादा ट्रस्टेड यानी विश्वास पात्र व्यक्तियों में से हैं। और क्यों ना हो, जिंदगी के उतार चढ़ाव इंसान को जो सिखाते हैं वो और किसी से सीखे नहीं जाते। कहा भी गया है कि गलती करके सीखने से अच्छा है दूसरों की गलतियों से सीखा जाए। दोस्तों, इस बुक में डेव ने उन 10 कीज के बारे में बताया है जो आपको सिर्फ धनी यानी समृद्ध ही नहीं बनाती, बल्कि परिवार को कैसे जोड़कर रखा जाए ये भी बताती हैं। हर एक की दूसरे से जुड़ी है और हर एक को अलग अलग चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाया गया है। इसमें वैल्यूज, गोल्स, पेशेंस, डिसिप्लिन के साथ साथ गिविंग बैक टू द सोसाइटी यानी समाज को वापस करना शामिल है। यही वो चीजें हैं जिनको सही तरीके से यूज करके कोई भी व्यक्ति सिर्फ धनी ही नहीं बन सकता है, बल्कि कर्जे से भी फ्री हो सकता है, आजाद हो सकता है, और पैसे के साथ साथ परिवार के साथ भी शांति से रह सकता है। डेव विषय को एक्सपेंड यानी विस्तृत करते हुए कहते हैं कि समृद्धि यानी वेल्थ सिर्फ पैसे से ही नहीं होती। पैसे के साथ साथ स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक समृद्धि भी इंसान के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी कि आर्थिक। इस किताब में उन्होंने जीवन के मूल्यों और परिस्थितियों को अलग अलग केस स्टडीज जो वास्तविक जीवन में लोगों ने फेस की हैं, उनके द्वारा सिचुएशन को सुधारा कैसे जाए ये बताया है। उन्होंने सभी लोगों जैसे आदमी, औरत, सिंगल मॉम, बच्चे, बूढ़े, शादीशुदा लोग, सभी की कहानियों को इसमें शामिल किया है, जिन्हें सुनकर आपको लगेगा कि ये सिचुएशन तो आपके लिए जानी पहचानी है। आज के इस मार्केटिंग और दौड़ भाग के जमाने में हमें जरूरत है दोबारा उन प्रिंसिपल्स को अपनाने की जो हमारे बड़े बुजुर्ग करते थे। अनुभव से बड़ी कोई पाठशाला नहीं होती दोस्तों, और यदि आप सबसे उससे सबक नहीं लेते तो कभी सुधार नहीं कर सकते। देव मानते हैं कि जितना पैसा और परिवार से जुड़ना जरूरी है, उतना ही जरूरी है ईश्वर से जुड़ना भी। जो मिला है उसमें यदि हम खुश रहना सीख लेते हैं तो हमें कभी पैसे की तंगी नहीं होगी और हम कर्ज के बोझ में नहीं दबेंगे। इसके अलावा हमें मानसिक शांति भी मिलेगी जो हमें आगे बढ़ने को और कुछ अच्छा करने को प्रेरित करेगी। तो आइए दोस्तों, इस किताब में दी गई सलाह को अपनाकर हम भी लाइफ में मोर देन इनफ पाएं। मार्ज सिसकी लेते हुए फूट फूट कर रोने लगी। उसे इस तरह रोता हुआ देखकर हम सब निराश हो गए, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। कई बार हम चाहते हैं कि हम सामने वाले की मदद करें, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। हालांकि मार्ज का ये रोना अजीब था, पर खुशी का था। ये वो रोना था जब हम अपनी पिछली गलतियों पर उदास होते हैं और सुधार लेने पर खुश होकर नई नॉलेज और नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं। ये आत्मा की सफाई वाला रोना था। ये वो गलतियां थीं जिन्होंने हमारी लाइफ तबाह कर दी हो, या जो हम कर सकते हैं उन्हें करने से हमें रोक के रखा हो। अब मार्च की जिंदगी में स्टूपिड गलतियों से जो शांति भंग हुई थी, उनसे हटकर नई होने जा रही थी। बातचीत में ये थोड़ा सा नाटक सा लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए, जीवन के स्कूल में पैसा एक बहुत बड़ा सबक सिखाता है। पैसा वो आईना है जो आपको अपनी पर्सनल कमजोरियों और ताकत के बारे में बताता है। सुनने में भले ही अजीब लगे, पर आप कैसे उसका यूज कर सकते हैं, इससे आपके बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है। मार्ज और जिम 2 प्रोफेशनल्स हैं जो अपने करियर के उस भंवर में फंसे हैं जहां ज्यादा से ज्यादा चीजों को जमा करने की होड़ सी लगी रहती है।
उनकी 8 साल की शादीशुदा जिंदगी अब बोझ बनकर रह गई थी। उन्हें लगता था कि जो विश्वास, सम्मान और प्यार पहले उनके बीच था, वो अब नहीं है। अब कुछ बचा है तो सिर्फ और सिर्फ दर्द। ऐसा दर्द जिसमें रोने से मन हल्का हो जाता है। ये दोनों जब डिवोर्स के लिए जा रहे थे, तभी रास्ते में लेखक के ऑफिस आए। वैसे तो अधिकतर केसेस में मैरिज काउंसलर काफी हद तक वापस जोड़ने में सफल हो जाते हैं, लेकिन जिम और मार्च के केस में उनकी सलाह काम नहीं आई। सबसे अजीब बात यह थी कि उनके पास वो सब था, 2 प्यारे बच्चे, एक अच्छी बड़ी कार, एक फैशनेबल स्काई बोट, 4 बेडरूम का एक आलीशान घर, वो भी शहर के सबसे पॉश एरिया में। फिर ये सब होते हुए भी ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ कि ये दोनों अब अलग होना चाहते थे? दोस्तों, आजकल हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां कितना भी हो कम ही लगता है। ये दिल मांगे मोर। यहाँ लोग लंबे समय तक एक ही चीज के साथ रहकर बोर हो जाते हैं और जल्दी ही हर हाल में बदलना चाहते हैं, या कहें कि उसके साथ रहना उन्हें बोझ लगने लगता है और इसी कारण उसे तब भी बदलना चाहते हैं जब बदलाव मुश्किल हो। कुछ ऐसा ही कड़वा अनुभव लेखक को जिंदगी ने सिखाया था और तभी से उन्होंने ये तय कर लिया था कि फ्यूचर में वो उन लोगों की मदद जरूर करेंगे जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में हों। पैसा एक ऐसा ही क्लासरूम है जो भगवान ने हमें दिया है। ये सिर्फ आपको फाइनेंशियल ही नहीं बल्कि स्पिरिचुअल पार्ट भी पढ़ाता है। इससे आपके व्यक्तित्व के गुणों का पता चलता है और आपके रिश्तों पर इसका असर पड़ता है। पैसा एक अच्छे टीचर की तरह न सिर्फ हमें अपने गुण और दोषों के बारे में बताता है बल्कि अच्छा काम करने पर शाबाशी भी देता है। जो लोग ज्यादा की चाह रखते हैं वो सिर्फ ज्यादा पैसा ही नहीं चाहते बल्कि इस लाइफ से ज्यादा, परिवार के लिए ज्यादा, समाज के लिए ज्यादा और ज्यादा शांति भी चाहते हैं। जब हम अपनी उन गलतियों पर या कमियों को सुधारते हैं तो जो पर्सनैलिटी में बदलाव होते हैं वो न सिर्फ हमें बेहतर बनाते हैं बल्कि ये भी सिखाते हैं कि उन गलतियों को दोबारा करने से कैसे बचें। ये बदलाव का समय उस घाटी के जैसे होता है जिसमें से हम जल्दी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। बिखरी पड़ी वैल्यूज, ज्यादा काम, ज्यादा पैसा, ज्यादा चीजों की दौड़ में संबंधों और दोस्तों, कई बार कुछ कॉन्सेप्ट्स या आइडियाज को हम इतना ज्यादा अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं कि उनकी मायने ही बदल जाते हैं। जैसे आदर्शों को बदलना, पैरिज्म शिफ्ट, वैल्यू या फैमिली वैल्यूज। जब हम वैल्यूज की बात करते हैं तो हम बात करते हैं गुणों की, जैसे सत्य, वफादारी, निष्ठा, निष्पक्षता, दया आदि की। ये वो नैतिक मूल्य हैं जो हमें बताते हैं क्या सही है और क्या गलत है। ये हमें सही का साथ देने की ताकत भी देते हैं। लेकिन जब से पॉलिटिशियंस और मीडिया ने इसे अपने फायदे के लिए यूज करना शुरू किया है, तब से ये सिर्फ एक रिलेटिव टर्म बनकर रह गई है। लेकिन वास्तव में ये कोई रिलेटिव टर्म नहीं है जिसे आप अपने हिसाब से कुछ भी तोड़ मरोड़ कर अपनी बात सही दिखाएं। वैल्यू के कारण हम अपने जीवन में उसूल बनाते हैं जो खुशी, शांति और समृद्धि लाते हैं। यदि लाइफ में वैल्यूज और प्रिंसिपल नहीं है तो आप बहाव की दिशा में बहते जाएंगे और उलझन और तनाव भरी जिंदगी जिएंगे जो न सिर्फ आपको फैमिली प्रॉब्लम बल्कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में भी डाल सकती हैं। दोस्तों, सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन ये सच है कि हम अक्सर तभी सीखते हैं जब हम गलतियां करते हैं। यानी अनुभव से हम अच्छे निर्णय ले सकते हैं और अनुभव वो तभी आता है जब हम गलत निर्णय लेते हैं। लेखक के हिसाब से ईमानदारी मतलब हर हाल में सच के साथ खड़े होना है। अधिकतर लोग ईमानदार नहीं होते और इसी कारण कभी बड़े भी नहीं हो पाते। हम सब झूठ बोलते हैं। कई बार कंफ्यूजन भी होता है कि सच बोलकर उसके परिणाम को भुगतें या क्या करें। यहाँ ईमानदारी से मतलब वादे पूरे करना, फैमिली से ऑनेस्ट बने रहना आदि है। ऐसे ही छोटे छोटे झूठ या चोरी आगे चलकर एक बड़ा बेईमान बना देती है। बिजनेस में अगर कुछ गलत हो भी गया हो और उसे सही ना भी कर पाए तो भी उसे सुधारने की कोशिश जरूर करें। बिजनेस भी टेनिस के खेल जैसा है, जो सर्व अच्छी करेगा वही जीतेगा। ईमानदारी एक दिन के लिए नहीं होती। धोखे या छल की बुनियाद पर आप रिश्ते नहीं बना सकते। रिश्ते तभी बनते हैं जब आपस में सम्मान और विश्वास हो। धोखा बर्बादी के समान है जो शादी या किसी भी रिश्ते को तोड़ सकता है। संबंधों में झूठ जितना लंबा खिंचता है उतने ही रिश्तों को खराब करता है। शादी जैसी बातों में सच को छुपाना भी झूठ बोलने जैसा ही है।
या यूं कहें कि शादी से पहले दोनों के बीच में कोई भी सीक्रेट नहीं होने चाहिए। हर साल अमेरिका में हजारों क्रेडिट कार्ड फ्रॉड होते हैं, जो अक्सर ना कोई अपना ही, जैसे सगी संबंधी, बच्चे, बड़े, दामाद, बहू ही होते हैं। बेईमानी जिंदगी भर पछतावे के अलावा कुछ नहीं देती। अगर अनोखा बनना चाहते हैं, फिर चाहे रिश्ते हों या पैसा, तो आपको अनोखी चीजें करनी होंगी। या यूं कहें कि यदि आप वो सब कुछ पाना चाहते हैं जो अब तक आपके पास नहीं है, तो आपको कुछ ऐसा करना होगा जो आपने अब तक नहीं किया। लाइफ की क्वालिटी का सीधा संबंध होता है कि व्यक्ति कितनी शिद्दत के साथ काम करता है, चाहे कोई भी एरिया हो। एक्सीलेंटली जीने का मतलब सिर्फ अच्छे से जीना नहीं होता, बल्कि पूरी ईमानदारी, इंटीग्रिटी, निष्ठा और लॉयल्टी के साथ अपने वादों को पूरा करना भी होता है। इसे ओवरबोर्डिंग कहते हैं। दोस्तों, अक्सर हमें कहा जाता है कि अपनी पिछली गलतियों में झांकने से न सिर्फ हमें अपनी गलतियों का पता चलता है, बल्कि हमें ध्यान रहता है कि वो गलतियां हम भविष्य में ना दोहराएं। लेकिन लोग करते उल्टा ही हैं। अपनी गलती ढूंढने की जगह दूसरों को या परिस्थिति को दोष देने लगते हैं। शिकायत करते रहना ठीक नहीं है। अपनी किए की जिम्मेदारी खुद लेना सीखें और अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करें। सेंट एम्ब्रोस कहते हैं, मेहनत करो तो ऐसे जैसे सब कुछ तुम पर डिपेंड है, और प्रार्थना करो तो ऐसे जैसे सब कुछ भगवान पर डिपेंड है। सफल इंसान वही होता है जो अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेता है और फ्यूचर में वो गलतियां दोबारा ना हो, ऐसी कोशिश करता है। अगर आप अपनी लाइफ से मोर देन एनफ चाहते हैं, तो जिन्हें आप चाहते हैं, जिन्हें आप प्यार करते हैं, उनसे जुड़े रहिए। जुड़े रहने का मतलब एक ही घर में रहना, एक ही स्ट्रीट गली में रहना या एक साथ काम करना नहीं होता। जुड़े रहने से मतलब है रिश्तों को समय देना, क्योंकि ये रिश्ते ही हमें सबसे ज्यादा खुशी देते हैं। फिर चाहे वो पति पत्नी का हो, बच्चों का हो, दोस्तों से हो या साथ काम करने वालों से। लेकिन आजकल मार्केटिंग के कारण टीवी, इंटरनेट, वीडियो गेम ने हमसे हमारा फैमिली टाइम और शांति छीन ली है। पहले सारा परिवार मिलकर समय बिताता था। अब घर का हर मेंबर अपने अपने फोन पर या टीवी पर अपना समय बिताता है। एक ही छत के नीचे रहते हुए भी सब एक दूसरे से दूर हो चुके हैं। एक समय था जब किसी कंपनी के बोर्ड में महिलाओं की कल्पना तक नहीं की जा सकती थी, और आज वो समय है जब किसी भी सफल कंपनी के पीछे औरतें ही नजर आती हैं या वही कंपनियां चला रही होती हैं। हम कितना भी आगे बढ़ जाएं, पर यह कड़वा सच है कि जब एक शादीशुदा औरत कमाने के लिए निकलती है, तो उसे ढेरों चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। सही हो या गलत, पर यह हकीकत है। किसी से भी स्ट्रांगली कनेक्ट होने में समय लगता है, खास करके पैसे के मामले में। लोग अपने सबसे करीबी व्यक्ति को भी पैसे से जुड़ा पूरा सच नहीं बताते। सिंगल मदर की हालत ज्यादा सीरियस होती है। आदमियों की तुलना में औरतों को वैसे भी कम पैसे मिलते हैं, उस पर बच्चों की जवाबदारी। ये सच है। बड़ी चीज जैसे कार खरीदना, मकान लेना वगैरह वगैरह, इनके समय पर अक्सर औरतों को ठगा जाता है। इसीलिए सिंगल मॉम का स्ट्रगल बहुत ज्यादा और काफी अलग होता है, जिसके चलते वो कई बार फ्रस्ट्रेट भी होती हैं, कई बार तो टूट भी जाती है। ऐसे समय में वैल्यू की हेल्प से वो दोबारा उठ सकती हैं। पिछली बातों को भूलकर लोगों को या आसपास के माहौल को दोष देने की जगह आगे बढ़ने में ही समझदारी है। सिंगल मॉम्स को कभी भी बच्चों को जरूरत से ज्यादा नहीं देना चाहिए। ऐसा अक्सर वो खुद की गिल्ट छिपाने के लिए करती हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। ब्लेंडेड फैमिली, जहां सिंगल माँ, उसके बच्चे और सिंगल पिता और उसके बच्चे एक साथ रहते हैं, वहां भी तकलीफ कुछ कम नहीं होती। छोटी सी भूल या पक्षपात पूरे परिवार को तोड़ देता है। बच्चे अक्सर वही करते हैं जो वो देखते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि बच्चों में इंटीग्रिटी, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैरेक्टर, लॉयल्टी और संबंधों से जुड़े रहना, इस तरह के गुण आए, तो आपको भी ये करके दिखाना होगा। हर बात सिखाई नहीं जा सकती। बहुत सी चीजें देख देख कर ही सीखी जाती हैं। इसलिए अच्छी वैल्यूज को पहले उनको खुद में लेकर आए। वैल्यूज पैसे पर बहुत असर करती हैं। आप पैसे कैसे खर्च करते हैं या उड़ाते हैं, ये न सिर्फ लोगों को आपके बारे में बताता है, बल्कि आपको खुद को भी बताता है। 20वीं सेंचुरी के बड़े बड़े धनी और औद्योगिक समाज की विडंबना यही है कि पैसा तो बहुत है, लेकिन लोग नहीं है। जीने के लिए साधन ना हो तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लोग ना हो तो फर्क पड़ता है।
अगर आप सही वैल्यूज को जीने का एक भाग बना लेते हैं तो आप निश्चित ही अपनी लाइफ में मोर देन इनफ पा सकेंगे। थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। अधिकतर कामकाजी लोगों को हम ये कहते हुए सुन सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि या तो लोग अपने काम से खुश नहीं हैं या जो वो करते हैं वो उन्हें पसंद नहीं। इसी कारण उन्हें इंतजार रहता है तो बस वीकेंड की छुट्टियों का। कहते हैं कि विजन के बिना लाइफ बेकार है। ऐसा नहीं है कि विजन होगा तो अचानक आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी या इजी हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, लेकिन विजन आपको अपने सपनों को पूरा करने में गाइड करता है और आपको मोर देन इनफ की ओर ले जाता है। विजन बहुत जरूरी है। जिन वैल्यूज के बारे में हमने पहले बात की, जो नींव या फाउंडेशन रखते हैं और आपको सक्षम बनाते हैं, एबल बनाते हैं कि आप विजन बनाएं। लेकिन विजन वही टिकते हैं जिनकी नींव वैल्यूज पर रखी गई हो, वरना वो सिर्फ ड्रीम बनकर रह जाते हैं। विजन होने का मतलब दूरदृष्टि, पर इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपको एकदम क्लियर पिक्चर दिखाई देगी कि आप क्या करना चाहते हैं और कैसे करेंगे। अक्सर जैसे स्पोर्ट्स में सिखाया जाता है, आप कहाँ हैं उस पर ध्यान मत दो, सिर्फ अपने लक्ष्य यानी जहां आप पहुंचना चाहते हैं उस पर ध्यान दो। ऐसा ही लाइफ के विजन के साथ भी है। जो लोग लाखों में कमाते हैं उन सब में एक बात सेम होती है, ये सब 5 साल बाद या उससे ज्यादा के बारे में सोचते हैं। ये सिर्फ आज का या शॉर्ट टर्म का नहीं सोचते, लेकिन आज के लिए लिए गए डिसीजन या काम उनके विजन को किस तरह से पूरा करेंगे ये वो जरूर सोचते हैं। कहते भी हैं कि छोटा सोचोगे तो छोटे ही रह जाओगे। जब लेखक लोगों को सेविंग करने के लिए कहते हैं तब कई तो चिढ़कर बोलते भी हैं कि यदि सब आपके जैसा सोचने लगे तो इकोनॉमी ही कोलैप्स हो जाएगी, ढह जाएगी। यदि सब उधार लेना बंद कर दें और सामान खरीदने के लिए कैश पैसा देने लगें तो शायद इकोनॉमी ही कोलैप्स हो जाएगी। वैसे इकोनॉमी कोलैप्स होने का आइडिया तो बेवकूफ़ी ही लगता है। अगर हम क्रेडिट कार्ड, कार लोन और दूसरे लोन पर फालतू पैसा खर्च करना बंद कर देते हैं तो हमारे पास काफ़ी पैसा बचेगा जिससे हम ज़रूरत की चीज़ें ले सकेंगे। रियल एस्टेट एक ऐसा ही एरिया है जिसमें विजन और लक दोनों काम करते हैं। या यूं कहें कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना न सिर्फ विजन पर बल्कि अक्सर लक पर भी डिपेंड करता है। जो लोग जल्दी अमीर बनने का सपना देखते हैं वो बिना कुछ सोचे समझे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर देते हैं। दूसरे होते हैं सट्टेबाज, स्पेकुलेटर। आने वाले कुछ महीनों में ये प्रॉपर्टी कितने तक जाएगी उस बेसिस पर प्रॉपर्टी खरीदते हैं। ये सोचते हैं सही समय आने पर निकाल देंगे, लेकिन कई बार इसमें वो बुरी तरह पिट भी जाते हैं। वैसे भी लालच कभी अच्छा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट बुरा होता है, पर हाँ, इन्वेस्टमेंट करने से पहले अच्छी तरह सोच विचार करके, रिसर्च करके फिर इन्वेस्ट करना चाहिए। अक्सर इसमें फायदा होगा, लॉन्ग टर्म में ही होता है। विजन से आप अपनी फैमिली ट्री को भी बदल सकते हैं। आपको बस सोचना यह है कि आपकी फैमिली की वो क्या चीज है जो आप बदलना चाहते हैं या उसमें बदलाव लाना चाहते हैं। विजन को जब तक प्रैक्टिस यानी अमल में नहीं लाया जाता तब तक वो किसी काम का नहीं। जीवन में लक्ष्य का होना बहुत जरूरी होता है। असल में ये लक्ष्य ही हमें हमारे विजन को पूरा करने में मदद करते हैं। लेकिन दुख की बात है कि बहुत कम लोग लक्ष्य बनाते हैं या लक्ष्य रखते हैं। जो रखते हैं वही सफल भी होते हैं। बड़े लक्ष्य को पाने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य तय करें ताकि आप उन्हें पूरा कर सकें। हाँ, लक्ष्य बनाते समय इन बातों का ध्यान जरूर रखें, जैसे लक्ष्य आपके खुद के हों, किसी और के सुझाए ना हो। लक्ष्य ऐसे तय करें जिन्हें मेजर किया जा सके। इसके लिए इन्हें नंबर में बदलें, इन्हें लिखें। लिखने से क्लैरिटी आती है और आसानी होती है। हर लक्ष्य के लिए एक निश्चित टाइम लिमिट होनी चाहिए। अगर आप पूरे परिवार के लिए मोर देन इनफ चाहते हैं तो फैमिली गोल्स सेट करना बहुत जरूरी है। ऐसा करने से घर के सभी मेंबर्स एक दूसरे के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेंगे। बच्चों को बचपन से ही गोल सेट करने को कहें। उम्र के हिसाब से सबके गोल्स अलग अलग हो सकते हैं। जैसे 3 से 9 साल तक के बच्चे के लिए कुछ हफ्तों तक अपना फेवरेट टीवी शो ना देखकर उस समय परिवार के मेंबर्स के लिए बर्थडे गिफ्ट्स या क्रिसमस गिफ्ट्स बनाना। 9 से 14 साल तक के बच्चों को विजन के बारे में और उसे पाने के लिए गोल कैसे सेट करें बताना चाहिए। इससे उन्हें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में पता चलेगा।
मिसाल के लिए अगर उन्हें स्टीरियो खरीदना है तो कितना काम करना पड़ेगा, और उस कमाए हुए पैसे से वो अगर एक मूवी देखते हैं तो वो अपने लक्ष्य से कितना दूर हो जाएंगे। वैसे आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए क्या करने को तैयार हैं? इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप क्या छोड़ने के लिए तैयार हैं। आपका 15 साल का बच्चा जरूर समझेगा कि इस साल आप एक्सपेंसिव फैमिली वेकेशन पर इसलिए नहीं जा रहे ताकि आप उसके कॉलेज फंड में जमा करा सकें। लेकिन यही बात 5 साल का बच्चा नहीं समझ सकता। और हाँ, आपके जो भी फैमिली गोल्स हैं उनके लिए आपके साथीदार, पति पत्नी का सहमत होना बहुत जरूरी है, तभी वो पूरे हो पाएंगे। दोस्तों, शादी सफल तभी होती है जब दो व्यक्ति अपना मैं छोड़कर हम बनते हैं, जब दोनों अपने अपने स्वार्थ को छोड़कर एक दूसरे के लिए साथ खड़े होते हैं और मिलकर काम करते हैं। अक्सर कपल्स जिन बातों पर लड़ते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं होती। लड़ाई रिश्तों में दरार ला देती है। जब तक दोनों एक दूसरे के गोल को या सपनों को पूरा करने में एक दूसरे का साथ नहीं देते, तब तक वो सफल नहीं होंगे। एक दूसरे का साथ ही मोर देन इनफ की पहली सीढ़ी है। दोनों को एक दूसरे को समझना जरूरी है। शादीशुदा जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि दो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग आदर्शों और वैल्यूज के साथ रिश्तों में नया क्या लाते हैं। हो सकता है दो में से एक को भीड़ पसंद हो और दूसरे को अकेले रहना, या एक बहुत व्यवस्थित हो और दूसरा बिल्कुल अव्यवस्थित। कई बार हमारी ये डिफरेंसेस फ्रस्ट्रेशन का कारण बनते हैं, लेकिन यही डिफरेंसेस ही हमारी स्ट्रेंथ भी होते हैं, जो हमें एक दूसरे की कमजोरी को कवर करने में मदद करते हैं। लेरी बर्केट, जो क्रिश्चियन फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट के हैं, वो कहते हैं यदि शादी दो एक जैसे व्यक्तियों की हो जाए तो दोनों में से एक अननेसेसरी बन जाता है। सिर्फ व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी ही अलग नहीं होती, बल्कि सेक्स भी अलग होता है, यानी शारीरिक संरचना भी अलग होती है। कुछ दिखते हैं और कुछ इंटरनल होते हैं, जैसे मसल्स, टिश्यू या मोटापा और हार्मोन्स वगैरह। हालांकि आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि आदमी और औरत दोनों सेम हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि वो दोनों कभी सेम हो ही नहीं सकते। आदमी सिर्फ टीवी भी चालू हो तो ठीक से सुन नहीं पाता, वहीं औरत 10 चीजें एक साथ कर लेती है। औरतें आदमियों की तुलना में ज्यादा बात करती हैं। आदमी दिन भर में 10 से 20 हजार शब्द बोल लेता है, वहीं औरतें दिन भर में 30 से 50 हजार शब्द बोल लेती हैं, और यह फिगर 1.25 लाख तक जा सकता है। यही कारण है कि आदमी जब काम करके घर आता है तो बात करना पसंद नहीं करता, क्योंकि उन्होंने अपना कोटा यूज कर लिया होता है। मेकिंग लव लास्ट फॉर एवर किताब में आदमी और औरतों के व्यवहार के 5 डिफरेंसेस बताए गए हैं। नंबर 1, आदमी फैक्ट्स ज्यादा शेयर करना पसंद करते हैं, जबकि औरतें भावनाओं को, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना। नंबर 2, आदमी करके जुड़ते हैं जबकि औरतें बोलकर। नंबर 3, आदमी बराबरी करते हैं जबकि औरतें सहयोग करती हैं। नंबर 4, आदमी कंट्रोल करते हैं जबकि औरतें सहमत होती हैं। नंबर 5, आदमी इंडिपेंडेंट होते हैं जबकि औरतें इंटरडिपेंडेंट। ऐसे ही कुछ डिफरेंसेस जॉन ग्रीन ने अपनी पुस्तक मैन आर फ्रॉम मार्स एंड विमेन और फ्रॉम विनस में भी बताए हैं। पैसों को लेकर भी दोनों के विचार अलग अलग होते हैं। औरतें बचत करना पसंद करती हैं, वहीं आदमी खर्च करना। तो ये कह सकते हैं कि दोनों एक जैसे नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। एक और एरिया जिसमें पैसे को लेकर दोनों में डिफरेंस साफ नजर आता है, और वो है शॉपिंग। औरतें अक्सर शॉपिंग करना पसंद करती हैं, जबकि आदमी नहीं करते। औरतें घंटों शॉपिंग कर सकती हैं, वहीं आदमी 5 मिनट में ही थक जाता है। दोनों में से कोई भी सही या गलत नहीं है, बस दोनों अलग अलग हैं। बचत को लेकर भी कुछ ऐसा ही है। एक बचाता है तो दूसरा खर्च करता है। अक्सर इसे लेकर झगड़े भी बहुत होते हैं, और यही डिवोर्स का सबसे बड़ा कारण तक बन जाता है। पैसे को लेकर जब फैमिली में तनातनी होती है तो पूरे घर में टेंशन का माहौल बन जाता है। अमेरिका की वर्क मैगजीन के सर्वे के अनुसार अमेरिका में कपल्स में सबसे ज्यादा झगड़े पैसे को लेकर ही होते हैं। 57% डिवोर्स का कारण भी मनी प्रॉब्लम ही है। ये आपकी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि दोनों में से कोई एक किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो, जैसे कि फाइनेंस। ऐसी स्थिति में जो एक्सपर्ट है वो हमेशा दूसरे पर उसे फॉलो करने का जोर डालता है। इसके उल्टा कई जगह पत्नियां पत्नियों को यानी पतियों को डोमिनेट करती हैं। उन्हें लगता है अगर उन्होंने अपने फाइनेंस का कंट्रोल
पतियों को दे दिया तो वो उन पर डिपेंड हो जाएंगे और फ्रीली कुछ नहीं कर पाएंगे, या वो अपनी आइडेंटिटी खो देंगे। अगर औरत एक स्वतंत्र महिला बनना चाहती है तो बुरा नहीं है, लेकिन फिर शादी ना करें। इसी तरह से अगर आदमियों को लगता है कि वो ही सब जानते या समझते हैं तो फिर वो भी शादी ना करें। शादी का मतलब दो अलग अलग पर्सनैलिटीज का एक साथ आना होता है। शादी अकेले अकेले राग अलापने को नहीं, बल्कि साथ आने का नाम है। जैसे म्यूजिकल कंसर्ट में अलग अलग वाद्य यंत्र यानी कि इंस्ट्रूमेंट्स एक साथ आकर संगीत का मजा देते हैं, उसी तरह जब तक पति पत्नी एक साथ एक मत होकर लक्ष्य की प्राप्ति ना करें तो वो किसी काम का नहीं होता। तो अब सवाल रहता है कि फाइनेंशियल डिसीजन कौन लेगा? सीधा सा जवाब है कि दोनों। दोस्तों, आशा यानी उम्मीद एक पावरफुल ईंधन है जो जीवन के इंजन को चलाने में मदद करता है। ये गति देता है। ये जरूरी नहीं है कि सबकी लाइफ में होप हो। वैसे ये छोटी सी बात दिखती है, लेकिन जिन लोगों में ये होता है वो उन्हें वो बनने में मदद करता है जिसके लिए ईश्वर ने उन्हें बनाया हो। ऐसा समझिए कि ये वेलवेट में कवर किया हुए स्टील के जैसे होता है। आशा और विश्वास बहुत काम के होते हैं। ये हमें तब भी आगे बढ़ाते हैं जब हम लॉजिक और एनर्जी खो चुके होते हैं। आशा प्रेरित करती है। जब हम उम्मीद खो देते हैं तब हम निराश हो जाते हैं। निराशा आपकी सारी ताकत छीन कर आपको बीमार कर देती है। फिर आप अपने विजन को रियलिटी में नहीं बदल पाते। वैसे देखा जाए तो उम्मीद इच्छा पर निर्भर करती है। ये एक डिसीजन होता है। उम्मीद खो देने का सबसे बड़ा कारण होता है ये मान लेना कि असफलता परमानेंट है। ब्रिटेन के महान प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल कहते हैं, उम्मीद खोए बिना बार बार असफलताओं का सामना करना ही सही मायने में सक्सेस है। फेलियर तो आएगी ही, ये कॉमन सी बात है। इसीलिए अपनी असफलताओं को काबू में रखें। जब असफलताओं को काबू में रखा जाता है तो हम उससे जुड़े सबक को याद रखते हैं, जिससे हम नई उम्मीद के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। हेनरी फोर्ड मानते हैं कि असफलता को ही अवसर बनाकर ज्यादा अच्छे से नई शुरुआत करनी चाहिए। बस ऐसा करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि हम जल्दबाजी में कोई गलत डिसीजन ना ले लें, जिसके बाद हमें उसे भुगतना पड़े। जिन लोगों में उम्मीद होती है वो लॉन्ग टर्म सोचते हैं। अगर आप बार बार गिरते हैं तो बार बार उठिए और फिर से चलिए, यानी अपनी असफलताओं को ही वो जरिया बनाएं जो आपको अपने लक्ष्य तक ले जा सके। डेल कार्नेगी कहते हैं, अपनी असफलता के जरिए ही सफल बने। उम्मीद हमें सामना करने की हिम्मत और ताकत देती है। फेलियर तो सीखने की प्रक्रिया का एक भाग है। यह आपको चोट पहुंचा सकता है, लेकिन आपको तय करना है कि आप इससे सबक लेते हैं या इसमें डूब जाते हैं। हाँ, लेकिन आप उम्मीद किससे लगाते हैं यह तय करता है कि आप सफल होंगे या असफल। गलत लोगों या चीजों से लगाई उम्मीद हमेशा दुखी देती है। जिन लोगों की शादी हो चुकी है वो अच्छे से जानते हैं कि शुरू शुरू में तो प्यार में आपको लगता है आपको दुनिया की सबसे अच्छी राजकुमारी या राजकुमार मिल गया या मिल गई। शादी के बाद आपको उसी व्यक्ति में कुछ कमियां दिखाई देती हैं। थोड़ा और समय बीत जाने पर आपको लगता है कि इन कमियों के साथ चलते अब आपका गुजारा मुश्किल है और आप अपने प्रिंस चार्मिंग या सुंदर परी से डिवोर्स लेने की सोचने लगते हैं। तब हम भूल जाते हैं कि सामने वाला भी एक इंसान ही है। ठीक ऐसे ही जब आप चीजों से उम्मीद लगाने लगते हैं तब भी आप मुसीबत में पड़ते हैं। दिमाग को पता होना चाहिए कि वस्तुएं कभी खुशी नहीं देती, फिर भी लोग बड़ा बड़ा सामान बटोरने में लगे रहते हैं। इसका कोई अंत नहीं है, बल्कि ऐसा करके आप अपने पांव पर ही कुल्हाड़ी मारते हैं। आप सोचते हैं मेरे पास बड़ी कार आ जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, और जब आप उसे खरीदते हैं तो आपको कुछ और खरीदने से खुशी मिलती है। इस तरह यह सिलसिला चलता ही रहता है। धीरे धीरे या तो आप कर्जे में डूब जाते हैं या अपनी बचत का एक बहुत बड़ा हिस्सा खो देते हैं। आदमी और औरतें दोनों ऐसी स्थितियों में अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। आपको दोनों के बर्ताव को समझना चाहिए। आदमियों के लिए पैसा एक उपलब्धि है। इसी के आधार पर यह तय करते हैं कि कौन कितना ज्यादा सक्सेसफुल है। जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है तो आदमी अपना आत्मसम्मान खो देते हैं, जो काफी डेंजरस है। कई रिसर्चेस में सामने आया है कि पुरुषों में सुसाइड का सबसे प्रमुख कारण फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, जबकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से कभी औरतों को सुसाइड करते हुए नहीं देखा गया, बल्कि उनका सामना करते हुए पाया गया। आदमियों को अक्सर प्रॉब्लम सॉल्वर माना जाता है और जब उन्हें किसी समस्या का हल नहीं मिलता तो वो डर जाते हैं
डर के कारण गुस्सा करने लगते हैं। गुस्से में उन्हें यह ध्यान नहीं रहता कि वो कब और किस पर गुस्सा कर रहे हैं। जबकि औरतें समस्याओं के बारे में बात करना ज्यादा पसंद करती हैं। बात करने से उन्हें शांति मिलती है, जैसे लड़के फाइनेंशियल प्रॉब्लम से कैसे निपटें इसका प्लान तैयार करते हैं या स्ट्रेटेजी बनाते हैं, तो औरतें रिश्ते कैसे बचाए रखें और कैसे सिक्योरिटी मिले इस पर बात करना पसंद करती हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि आप उनसे अपनी परिस्थिति को छुपाएं, बल्कि उन्हें अपने साथ रखें। कहीं ना कहीं वो आपसे फ्लेक्सिबल हैं और इसी कारण से हर परिस्थिति को आसानी से फेस कर लेती हैं। ऐसी किसी समस्या के समय उन पर गुस्सा करने की जगह उनसे शांति से बैठकर बात कीजिए। उन्हें भरोसा दिलाइए कि आप हर परिस्थिति में, मुसीबत में आपके साथ रहेंगे या उनके साथ रहेंगे। दोस्तों, हर साल लोग नए संकल्प यानी रेजोल्यूशंस बनाते हैं, जैसे वजन कम करना, कर्ज पूरा चुकाना, सेविंग्स बढ़ाना या कुछ और। लेकिन शायद ही कुछ 7 जनवरी तक भी टिकते हैं। ये वो वादे हैं जो हम अपने आप से करते हैं। ये खुद में कुछ नहीं होते, लेकिन जब हम इन्हें किसी के साथ बांटते हैं तो एक जवाबदारी जुड़ जाती है। इन्हें पूरा न कर पाने की शर्म आपके साथ ही की दी हुई मोटिवेशन खुद में बदलाव लाने पर जोर डालती है। हमारी लाइफ भी एक गार्डन की तरह है। अगर इसे ठीक से सींचा जाए और बुरे प्रभाव, बुरी आदतों से बचाया जाए तो यह सुंदर बनता है, और अगर ध्यान ना दें तो बुरे प्रभाव और बुरी आदतें इसे बर्बाद कर देती हैं। जब जिंदगी के गार्डन का कोई माली नहीं होता तो इसकी हालत भी उस गार्डन के जैसे हो जाती है जिसका कोई रखवाला ना हो। चुनौतियां यानी चैलेंजेस को फेस किए बिना लाइफ नहीं गुजारी जा सकती। कई बार मुसीबतें इतनी बड़ी होती हैं कि हम उससे उभर नहीं सकते, निकल ही नहीं पाते। ऐसी स्थिति में चॉइस आपकी होती है। आप क्या करना चाहते हैं? दर्द और निराशा में ही डूबे रहना चाहते हैं या उससे बाहर आने की कोशिश करते हैं? कई बार इस खड्डे से निकलना बहुत मुश्किल होता है। तब हमें जरूरत होती है उन लोगों की जो हमें प्यार करते हों और ये बता सकते हों कि हमसे गलती कहाँ हुई है या हम खड्डे में क्यों गिरे। पर प्रॉब्लम यह है कि हम तारीफ सुनकर डूबना ज्यादा पसंद करते हैं, बजाय कि क्रिटिसिज्म यानी आलोचना सुनकर बचने के। ऐसे समय में वो लोग चाहिए होते हैं जो हर हाल में हमें मुसीबत से बाहर निकालने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाएं। इसे हम अनकंडीशनल लव कह सकते हैं, और यही से हील यानी ठीक होने की शुरुआत होती है। अकाउंटेबिलिटी और सपोर्ट ये वो 2 सीढ़ियां हैं जो हमें मुसीबत के खड्डे से बाहर निकालती हैं। अकाउंटेबिलिटी क्योंकि ये वो आईना है जिसमें हम अपने आप को रख कर, देख कर अपनी कमियों को जान सकते हैं, और सपोर्ट इसलिए क्योंकि जब हम मुसीबत में होते हैं तब हमें मदद और प्यार की जरूरत होती है। जरूरत होती है उन हाथों की जो गड्ढे में नीचे तक आए और हमें बाहर निकालें। हमें अगर कोई चीज सीखनी है तो हम उसे किए बिना नहीं सीख सकते। एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, लेकिन आजकल बच्चे स्कूल से सीखते ही बड़ी बड़ी सैलरीज पर काम करने लगते हैं। काम करते करते पता चलता है कि अनुभव यानी एक्सपीरियंस मैटर करता है। अब हमने डिसिप्लिन, मेंटोरिंग और अप्रेंटिस जैसी कलाओं को खो दिया है या मुसीबतों से सीखना छोड़ दिया है। पर्सनल फाइनेंस की अगर बात करें तो अक्सर ये देखा गया है कि ये प्रॉब्लम फाइनेंस की ना होकर पर्सनल होती हैं। अगर ऐसे लोगों को मोर देन इनफ चाहिए हो तो उन्हें ओवर स्पेंड, डेब्ट यानी कर्जे की प्लानिंग नहीं करना और जीरो सेविंग को बदलना होगा। सिर्फ पास्ट को याद करके दुखी होने से अच्छा और जरूरी है उन बातों पर गौर करना जिनकी वजह से आप मुसीबत में पड़े हों और उन्हें दूर करना चाहते हो। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी पहली जवाबदारी आपके साथी की आती है, फिर चाहे सही हो या खराब। अक्सर कपल इसे एक ब्लेसिंग की जगह परेशानी समझ लेते हैं और अपने साथी से पैसों के बारे में झूठ बोलते हैं। लेकिन झूठ बोलकर परेशानी में फंसने से अच्छा है कि उसे बता दें। हो सकता है उनके सुझाव आपको मन मारने जैसे लगे या कंट्रोलिंग करना लगे, या आपको लगे कि आपको आपके राइट्स को छोड़ना पड़ रहा है। लेकिन इसी थोड़े से कंट्रोल से, जो भले ही बोरिंग लगे, लेकिन यह आपको एक दूसरे के पास लाकर आपकी वेल्थ को बढ़ाएगा। औरतों को समझना होगा कि चिड़चिड़ करने से कुछ नहीं होता है। आदमी अक्सर चिड़चिड़ के कारण बात करना नहीं चाहता, पसंद नहीं करता, और अगर बात बंद हो जाए तो दोबारा शुरू होने में वक्त लगता है। पति पत्नी दोनों को ही ये बात समझनी चाहिए। औरतों को समझना चाहिए कि आदमियों को चिड़चिड़ पसंद नहीं है, और आदमियों को समझना चाहिए कि अगर आप चाहते हैं
कि आपकी पत्नी चिड़चिड़ ना करे तो उसकी मदद करें। औरतें अक्सर लाड प्यार और दुलार चाहती हैं, बातें करना चाहती हैं, खुद को बहुत वैल्यूएबल समझती हैं, ऐसा महसूस करवाना चाहती हैं। लेकिन इस लाड प्यार और दुलार का मतलब एक दूसरे की स्ट्रेंथ और इंटेलेक्ट की कदर करना और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे का साथ देना भी होता है। आदमियों को समझना चाहिए कि एक समय ऐसा आता है जब वाकई औरतों को उनकी जरूरत होती है। ये समय होता है प्रेगनेंसी का। ये वो टाइम है जब औरतों को खास देखभाल की जरूरत होती है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि महिलाओं की इज्जत नहीं होती या वो कमजोर होती हैं, लेकिन ये एक सच्चाई है कि प्रेगनेंसी के समय औरतों को खास देखभाल की जरूरत होती है। अगर आप अकेले हैं तब भी खरीदने से पहले एक बार सोचें कि क्या आपको उस चीज की वाकई जरूरत है। आप चाहें तो आपके पेरेंट्स, बॉस, रिश्तेदार या किसी और की मदद ले सकते हैं। अकेले होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि हम पर जवाबदारी नहीं है, तो हम चाहे जैसा खर्च करें। पेरेंट्स सबसे टफ अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होते हैं जो आपकी सलाह नहीं मानते। जैसे भले ही आप बहुत अच्छे ब्रेन सर्जन हों, आपके पापा आप पर गर्व भी करते हैं, लेकिन अगर उन्हें हेडेक या सिर दर्द होगा तो एक बार तो वो सेकंड ओपिनियन जरूर लेंगे। इसे लेखक पाउडर्ड बट सिंड्रोम कहते हैं। आप जिन लोगों जैसा बनना चाहते हैं उन्हें अपने आसपास रखें, ताकि उन्हें देख देख कर आप भी उनके जैसे बन जाएं। आपके पास 5 ऐसे लोग होने चाहिए जिनके विजडम, इरादे यानी इंटेंट, एक्सपीरियंस यानी अनुभव और प्यार पर आप भरोसा करते हो। कुछ लोग किसी एक या दो सब्जेक्ट्स में स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, जिन्हें लेखक स्पेशलिस्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है आपका कोई फ्रेंड पेरेंटिंग, कैरेक्टर, शादी जैसे विषयों पर स्पेशलिस्ट हो, लेकिन उससे फाइनेंस की सलाह नहीं ली जा सकती। इसके साथ ही साथ आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी कोई विश्वास वाला व्यक्ति चाहिए जिसके साथ आप ग्रो कर सकें। लोगों पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, फिर चाहे वो आपका कितना ही अच्छा दोस्त क्यों ना हो, क्योंकि कई बार अच्छे दोस्त ही जानबूझकर हमें फंसाते हैं, लेकिन फिर भी एक से भले दो। अगर आप सच में किसी से प्यार करते हैं तो उसे सिर्फ उसकी अच्छाइयां ही नहीं बल्कि उसकी कमियां भी बताएं, जिससे वो खुद को सुधार सके। जनरली ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम होती है, क्योंकि विश्वास बनाने में, एक दूसरे की स्ट्रेंथ और कमजोरियों को जानने में, एक दूसरे से मदद लेने और करने में या एक दूसरे से सीखने सिखाने में बहुत वक्त लगता है। जब तक आप प्यार या जवाबदारी नहीं निभाएंगे तब तक आप रिस्पेक्ट नहीं पाएंगे। अगर लोगों को आप तब नहीं टोकते हैं जब वो गलती कर रहे होते हैं या गलत होते हैं, तो धीरे धीरे वो आपके लिए रिस्पेक्ट खो देंगे। इसी तरह जब उन्हें जरूरत है, अगर तब आप उन्हें सपोर्ट नहीं करते हैं, तब भी आप रिस्पेक्ट खो देंगे। रिस्पेक्ट खो देने पर सामने वाला सिर्फ उपेक्षा करने लगता है। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को बिना मतलब पैसे देते ही रहते हैं और उन्हें चीजों के लिए जवाबदार नहीं बनाते हैं, तो बच्चे पेरेंट्स से सिर्फ एक्सपेक्ट ही करेंगे और रिस्पेक्ट कम हो जाएगी। इंसान के रूप में ग्रो करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ईश्वर के साथ जुड़ना। ये वो परफेक्ट जगह है जहां से आप सपोर्ट और अकाउंटेबिलिटी ले सकते हैं। यहाँ का विजडम कभी खत्म नहीं होता और प्रेम बहुत सुकून देता है। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो इस बात को ना माने, लेकिन अगर आप भगवान से जुड़े हैं तो आप ज्यादा खुश, शांत और वाइस बन सकते हैं। यही अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी और सपोर्ट सिस्टम है। दोस्तों, जो लोग जीतते हैं उनकी लाइफ में जोश का मेन रोल होता है, इंटेंसिटी का मेन रोल होता है। ऐसे ही लोग ही मोर देन इनफ पाने में सफल होते हैं। वो पैसे और रिश्ते दोनों में संपन्न होते हैं, क्योंकि वो कम में समझौता ही नहीं करते। हमारी वैल्यूज ही हम में जोश पैदा करती हैं, जिनसे हम कुछ कर सकने की सोचते हैं। और जोश तब आता है जब हम लाइफ की वैल्यूज, विजन, यूनिटी, होप और अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदारी स्वीकारते हैं। जैसे जैसे ये आदतें आपके जीवन का पार्ट होती जाएंगी, आपकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। सिस्टर कैनी कहती हैं, जिंदगी भर भीड़ बने रहने से अच्छा है एक दिन के लिए शेर बना जाए। चैलेंज को एक्सेप्ट करना ही जीने की कुंजी है। इंटेंसिटी के कारण एक आम आदमी या औरत भी एक महान व्यक्ति बन सकता है। आप अभी जहां हैं, अगर उसे बदलना चाहते हैं तो पहले जो आप अभी कर रहे हैं उसे बदलना होगा। इसी के लिए इंटेंसिटी या जोश की जरूरत होती है। लेकिन बहुत से लोगों में जोश ही नहीं होता। जोश आपको बोल्ड बनाता है और दूसरों से ज्यादा तेज चलवाता है। अगर आप वो पाना चाहते हैं जो अब तक आपके पास नहीं है, तो आपको वो करना होगा जो अब तक आपने नहीं किया। सक्सेस की पहली जरूरत क्या है?
वो है बिना थके लगातार अपनी फिजिकल और मेंटल एनर्जी को एक ही दिशा यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग में लगाना। लोग दिन भर कुछ न कुछ करते रहते हैं। बहुत सारे काम करने से एक भी चीज पर फोकस नहीं कर पाते। जोश आपको फोकस करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, लाइट को अगर फैला दिया जाए तो वो एक कमरे को रोशन करती है, लेकिन अगर उसी लाइट को फोकस कर दिया जाए तो वो लेजर बन जाती है जो स्टील को भी काट सकती है। परमानेंट चेंज सिर्फ फोकस ही करवाता है, कोई और नहीं। क्या आपकी लाइफ के भी कुछ गोल्स हैं जिन्हें आप अब तक अचीव नहीं कर पाए हैं क्योंकि आपका फोकस नहीं था? अक्सर हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते क्योंकि हम उन पर फोकस करने की जगह दूसरी चीजें करते रहते हैं। और ऐसा करने का मतलब है जिंदगी की गाड़ी को खींचते खींचते वो नहीं करना जो हम वास्तव में करना या पाना चाहते हैं। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही है तो पहले उन चीजों की लिस्ट बना लें जो आप वास्तव में करना चाहते हैं या पाना चाहते हैं। फिर वो चाहे वो पर्सनल, फाइनेंशियल, प्रैक्टिकल या करियर से रिलेटेड हो। जरूरी नहीं है कि इन सभी एरिया में आपके गोल्स हों, लेकिन जिस भी एरिया में है तो सोचें उसे कैसे अचीव किया जाए। लेस ब्राउन, महान मोटिवेटर, कहते हैं लोग अपनी जिंदगी तभी बदलते हैं जब उनके पास कोई और चारा नहीं रह जाता। जिस तरह हिरण शिकारी के जाल से या चिड़िया बहेलिया या चिड़ीमार के जाल से खुद को बचाते हैं, उसी तरह अपना लक्ष्य पाने के लिए आपको अपने आप को पूरी तरह से झोंक देना होगा। और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो फिर आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इससे आप में इंटेंसिटी पैदा होगी जो आपको एनर्जी और स्पीड देगी, फिर चाहे आपकी मंजिल कुछ भी क्यों ना हो। इसे लेखक गैजल इंटेंसिटी कहते हैं। ये सिर्फ तब काम नहीं करती जब क्राइसिस हो, बल्कि ये वो मेथड है जिससे आप जो रिजल्ट पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए इंटेंसिटी पाना शादीशुदा लोगों से ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि हो सकता है कि कपल में से एक तो इंटेंसिटी के साथ काम करे लेकिन दूसरा उसी इंटेंसिटी के साथ काम ना करे। जैसे दोनों में से एक तो स्पीड बोट चलाना चाहे और दूसरे ने लंगर डाल दिया हो। इस तरह आप कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं आप फोकस और इंटेंसिटी ज्यादा समय तक एक चीज पर केंद्रित कर पाते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपको अपने दिमाग को ही एक ही दिशा में लगाना होगा। इसके लिए आप डेली रिमाइंडर का यूज कर सकते हैं या आप इसके लिए अपने अकाउंटेबिलिटी पार्टनर की हेल्प ले सकते हैं। इसे आप लिखकर ऐसी जगह जहां आपका रोज ध्यान जाता है वहां भी रख सकते हैं। इंटेंसिटी से मोमेंटम मिलता है। जब आप कड़ी मेहनत के साथ ढेरों एक्टिविटीज करते हैं और साथ ही साथ गलतियों से सीखते हैं तो आपको लाइफ में एक मोमेंटम मिलता है जो बहुत अनोखा होता है। फिर चाहे रिश्ते हों, बिजनेस या फाइनेंस, ये मोमेंटम आपको हर जगह फायदा कराता है। काम हमें 3 चीजों से बचाता है, निरस्ता यानी बोर्डम, बुराई और गरीबी। बहुत से लोग सोचते हैं कि बिना कुछ काम किए ही वो अमीर बन जाएंगे। ऐसे भी बहुत लोग हैं जो बुद्धिमान हैं, उनमें होप भी दिखती है, लेकिन वो हार्ड वर्क नहीं करते। काम से मतलब करना होता है, डिसिप्लिन मतलब उसे हर रोज करना, और लगन यानी डिलीजेंस मतलब उसे हर दिन अच्छी तरह से करना। शुरुआत सबकी काम करने से ही होती है। आप कुछ भी ढंग कर नहीं कर सकते जब तक आप हार्ड वर्क ना करें। जो लोग बिना मेहनत के अमीर बनते हैं ये वो लोग होते हैं जिन्होंने संपत्ति इनहेरिट की है या इनाम में जीती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ईश्वर से प्रार्थना में मानते हैं, पर सिर्फ प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा। प्रार्थना जरूरी है, पर भगवान प्रार्थना भी उन्हीं की सुनता है जो मेहनत करते हैं। सेंट एम्ब्रोस कहते हैं, काम करो तो ऐसा जैसे सब कुछ तुम पर डिपेंड है, और प्रार्थना करो ऐसी जैसे सब भगवान पर डिपेंड है। काम को लेकर एक विरोधाभास यानी पैराडॉक्स ये है कि अगर आप लगातार काम करते जाएंगे तो आप थक जाएंगे, लेकिन होता उल्टा है। थकने की जगह आप एनर्जेटिक यानी ज्यादा फुर्तीले हो जाते हैं। ये थोड़ा कठिन जरूर होता है, लेकिन सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी वही होती है जिसमें आप काम का बिना थके हार्ड वर्क करते हैं। जब आपका कठिन समय या हार्ड टाइम चल रहा हो तब आप 4 चीजें कर सकते हैं। एक तो अपने साथ अपनी जेब में हाथ डालकर सेफ महसूस करें, दूसरा निराशा में उन्हें मोड़ें, तीसरा गुस्से में उन्हें भींच लें, या चौथा उन्हें किसी काम में लगा दें। अक्सर लोग चिंता में मारे जाते हैं क्योंकि वो सिर्फ चिंता ही करते हैं, काम नहीं करते। जब आप अपने काम पर फोकस करते हैं तो ना आपके पास इतना समय होता है और ना आपके दिमाग के पास
इतनी ताकत होती है कि चिंता करें। मार्गरेट थैचर, जिन्हें आयरन लेडी भी कहा जाता है, वो कहती हैं कि वो ऐसे किसी इंसान को नहीं जानती जो बिना मेहनत के टॉप पर पहुंचा हो। जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतनी ही किस्मत चमकेगी। लाइफ जब आपको मौका दे तो दूसरे के भरोसे बैठने की बजाय खुद मेहनत करें और उस मौके का पूरा फायदा उठाएं। आपको काम करते करते आदत हो जाएगी, फिर आप उसे हर दिन करेंगे। यही डिसिप्लिन है। जो लोग डिसिप्लिन में रहते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि जल्दी अमीर बनना सिर्फ एक मजाक जैसा है। सही तरीके से तो धीरे धीरे ही अमीर बना जा सकता है। धन संचय, वेल्थ बिल्डिंग बिना डिसिप्लिन के इम्पॉसिबल है। वेल्दी लोग वही होते हैं जो सही तरीके से मंथली खर्च करके हर महीने छोटी छोटी बचत के साथ सही इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। जितनी डिसिप्लिन के साथ आपको हर महीने बचाकर सही जगह इन्वेस्टमेंट करना है, उतना ही डिसिप्लिन के साथ उसे हाथ भी नहीं लगाना है। ये उस पेड़ के जैसा है जिसे आप लगाते हैं, पानी देते हैं, खाद देते हैं और उसकी देखभाल करते हैं। फिर कुछ सालों के बाद वही पेड़ आपको फल फूल और छाया देता है। अगर आप बार बार उस पेड़ को उखाड़ कर ये देखेंगे कि कितना बढ़ा, तो वो पौधा मर जाएगा। अपने बच्चों को काम की आदत डालें। ऐसा ना करने पर आप उन्हें एक आम आदमी बनाते हैं। हमारा नेचर ऐसा है कि अगर हमें कुछ ना करने को सिखाया जाए तो हम खुद से कभी कुछ नहीं करेंगे। इसलिए अपने बच्चों को बचपन से ही काम करना सिखाएं और उसकी आदत डालें। 3 साल के बच्चे को भी आप अपने खिलौने कैसे साफ रखें ये उसके साथ रहकर सिखा सकते हैं और उसे इसके लिए प्रेरित करें, एनकरेज करें। शुरुआत में परफेक्शन की ओर ध्यान ना दें। इस समय इरादा और ऑनेस्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काम पूरा करने पर उसकी तारीफ जरूर करें। ऐसा करने से उन्हें अच्छा लगेगा और वो एनकरेज्ड होंगे। इससे उनमें सेल्फ एस्टीम भी आएगी कि ये मैंने किया है। लेकिन अगर आप खुद हार्डवर्क नहीं करेंगे तो बच्चे कभी नहीं सीखेंगे कि हार्डवर्क कैसे किया जाता है। बच्चों को ये अच्छी आदत सिखाकर आप उनसे रिश्ता भी मजबूत करते हैं। फिर वो कभी शिकायत नहीं करेंगे कि उन्हें काम करना पड़ा। अपने बच्चों को काम के बदले पैसे की आदत डालें। मतलब काम करो और कमीशन लो। अगर नहीं किया तो पैसा भी नहीं मिलेगा। कुछ गलत हुआ तो पैसा भी काटा जाएगा। या यूं कहें कि अपने बच्चों को यह भी सिखाएं कि काम के बदले पैसा और काम ठीक ना होने पर पैसे कटेंगे। बच्चों को पैसे की बचत के साथ साथ उसे सही यूज करना भी सिखाएं। बचत का मतलब ये नहीं कि वो जितना कमाएं सब सेव करें, पर जो अमाउंट मिलकर तय किया है उसे सेव करें। इस जमा राशि से जब वो किसी जरूरतमंद की मदद करेगा तो उसे वाकई बहुत खुशी होगी कि वो खुद कमाए पैसे से किसी का भला कर सका। बहुत चिंता का विषय है। कई आंकड़ों से ये सामने आ रहा है कि आजकल पेरेंट्स जिन्होंने खुद जिंदगी भर कड़ी मेहनत करके संपत्ति बनाई है, अपने बच्चों को बहुत ज्यादा पैम्पर करते हैं। इसे वो मदद करना कहते हैं। बच्चों के मदद करना बुरा नहीं होता, लेकिन उन्हें अपने पर डिपेंड बना देना गलत होता है। डिसिप्लिन सिर्फ पैसे के मामले में ही नहीं होना चाहिए, बल्कि हेल्थ, रिलेशनशिप और फैमिली के बारे में भी होना चाहिए। मोर देन इनफ के लिए जैसे वर्क और डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है डिलीजेंस, यानी कि लगन। अगर आप कोई काम पूरी लगन के साथ करते हैं तो आप निश्चित ही सफलता पाएंगे। हर दिन सिर्फ काम करना जरूरी नहीं है, बल्कि उस काम को पूरे एक्सीलेंस के साथ करने से सफलता जरूर मिलती है। बाइबल में भी कहा गया है, जो व्यक्ति लापरवाह होता है वो कभी अमीर नहीं बन सकता। अमीर सिर्फ वही बनते हैं जो मेहनती और लगनशील होते हैं। लगन का कोई शॉर्टकट नहीं होता। काम कोई भी हो, कैसा भी हो, फिर चाहे वो रास्ते साफ करने का ही क्यों ना हो, पर उसे इस तरह करें कि उस पर से निकलने वाला हर बंदा कहे कि वाह, क्या आईने के जैसा चकाचक कर दिया है। इसे ही लगन कहते हैं। दोस्तों, हम सुनते हैं कि साइलेंस यानी मौन गोल्डन होता है, लेकिन लेखक कहते हैं पेशेंस यानी कि सब्र गोल्डन होता है। आज हम एक अंतहीन घुड़दौड़ में भागे जा रहे हैं, जहां हम अपनी स्पीड को नैनो सेकेंड या मेगाहर्ट्ज में नापते हैं, तो कहीं ना कहीं हम पागलों की तरह समय को बांधने की कोशिश करते हैं। ऐसे में पेशेंस एक ओल्ड फैशन गुण हो गया है। सब्र सिर्फ आपकी संपत्ति को ही नहीं बढ़ाता, बल्कि आपका कोई गोल या इच्छा पूरी होने पर मिलने वाली संतुष्टि यानी सेटिस्फेक्शन को भी बढ़ाता है। जिस तरह सुनार सोने को गर्म कर पिघला कर उसकी इम्प्योरिटीज को दूर करता है, उसी तरह भगवान भी हमें मुसीबतों या कठिन दौर से गुजरवा कर हमारे अंदर की इम्प्योरिटीज या कमियों को दूर करता है। जो लोग ऐसे कठिन समय में पेशेंस रख पाते हैं, वही लोग आगे सफल होते हैं।
या यूं कहें कि जिसने जितनी ज्यादा मुसीबतें देखी या भोगी हैं, उसमें उतना ही ज्यादा पेशेंस होगा। हम सब में एक इमेच्योरिटी यानी बचपना होता है, जिसके कारण हम कई स्टूपिड डिसीजन या काम करते हैं। नतीजतन हमें पैसे या रिश्तों में नुकसान उठाना पड़ सकता है। बचपना हमें स्वार्थी बनाता है और कोई भी चीज किसी भी कीमत पर अभी चाहिए, इस पर मजबूर कर देता है। कई बार तो कर्ज लेने तक की नौबत आ जाती है। पेशेंस समय के साथ बड़ा होना सिखाता है, और बड़े होने का एक मतलब यह भी होता है कि किस तरह आप सिर्फ मजे लेना टालते हैं। पेशेंस जो मैच्योरिटी से आता है, न सिर्फ हमें पैसों से बल्कि रिश्तों से भी अमीर बनाता है। पेशेंस इंटेंसिटी को समय देता है कि वो मोमेंटम बनाए। पेशेंस हमें लगनशील बनाता है, जिससे हम अपने गोल को पा सकते हैं। ये आपकी संपत्ति को भी बढ़ाता है, क्योंकि हम उधार की जगह बचत करने को तैयार होते हैं और कर्जे से बच जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोगों में पेशेंस ही नहीं होता। वो लॉन्ग टर्म फायदे की जगह शॉर्ट टर्म फायदा या खुशी देखते हैं। पेशेंस आपका पैसा भी बचाता है, क्योंकि आप फालतू की चीजों पर पैसा खर्च करने के बजाय उसे सही और जरूरी चीजों के लिए बचाते हैं। यह आपकी बार्गेन पावर यानी सौदा करने की ताकत को भी बढ़ाता है। दुकान में जाकर अगर आप दुकानदार को ये न दिखाएं कि आप इसके बिना अब रह नहीं सकते या आपके लिए अभी खरीदना बहुत जरूरी है, तो हो सकता है मोल भाव करते समय आपको ज्यादा डिस्काउंट मिले और आपके पैसे बचे। क्योंकि जब आप खरीदने को आतुर यानी ईगर नहीं होते, तो वो माल बेचने को आतुर होता है। पेशेंस सेविंग पर भी लागू होता है। अगर आप तय करते हैं कि रिटायरमेंट के बाद के लिए या बच्चों की कॉलेज की पढ़ाई के लिए आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट जमा करेंगे, और आप हर महीने ऐसा ही करते हैं, तो ये पेशेंस ही है। आपको वो कहानी याद है सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की? वो मुर्गी रोज एक सोने का अंडा देती थी, जिसके चलते धीरे धीरे उसका मालिक अमीर होने लगा। तभी उसके मन में लालच जागा और उसने सोचा, अगर मैं मुर्गी को मारकर सारे अंडे एक साथ ही निकाल लूं, तो मैं जल्दी से अमीर बन जाऊंगा। ये सोचकर वो मुर्गी को मार देता है। नतीजा, उसके साथ उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता, और जो सोने का अंडा उसे रोज मिलता था, उसे भी खो देता है। पेशेंस और सहन शक्ति हमेशा साथ साथ चलते हैं। जहां पेशेंस होता है वहां सहन शक्ति होती है, और जहां सहन शक्ति होती है वहां पेशेंस होता है। मुसीबतों में सहन शक्ति आपके पेशेंस को बढ़ाती है। पेशेंस ही सही मायनों में हमारी ताकत भी है। ये सिर्फ पैसों से ही नहीं, बल्कि रिश्तों में ईमानदारी से भी जुड़ा होता है, और ये आपके बुरे समय से ही आता है। शायद ही ऐसा कोई होगा जो पावरफुल हो और जिसमें पेशेंस कूट कूट कर भरा हो, लेकिन कभी किसी कठिन परिस्थिति से ना गुजरा हो। जैसे जैसे आप बुरी या कठिन परिस्थिति से गुजरते हैं, सब्र अपने आप आता जाता है। भगवान सबकी प्रार्थना सुनता जरूर है। कभी वो पूरी करता है, कभी नहीं, और कभी कभी आप ग्रो हो सकें, इसलिए वो आपको मुसीबतों या बुरे समय में फंसा देता है। जिस तरह सुनार सोने को साफ करने के लिए उसे गर्म करता है, उसी तरह भगवान भी हमारी कमियों को दूर करने के लिए हमें मुसीबतों में डालता है, ताकि हम सीखें और आगे बढ़ें। इसलिए कभी भी बुरे समय में या मुसीबतों में घबराएं नहीं, बल्कि हमेशा ध्यान रखें कि ऊपर वाले ने आपको थाम कर रखा है। पेशेंस जो सहनशीलता का रिजल्ट है, आपको लाइफ में रिएक्ट करने की जगह रिस्पॉन्ड करना सिखाता है, या यूं कहें कि पेशेंस आपको रुकना सिखाता है। अब सवाल यह है कि इसे कैसे सीखा जाए। तो एक तरीका तो है कि मुसीबतों से गुजरते हुए सीखना। हालांकि ये काफी पेनफुल होता है। ऐसे दौर से गुजरते हुए अगर आपने सबक अच्छी तरह याद नहीं रखा, तो आप कभी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। दूसरा तरीका है खुद से पेशेंस डेवलप करके उस पर टिके रहना। कोई भी इंसान रातों रात पेशेंस सीख नहीं जाता। इसे सीखने में वक्त और दृढ़ निश्चय लगता है। सीखने के बाद इससे जो ताकत मिलती है, उसमें इतनी गहराई और स्ट्रेंथ होती है कि आप सिर्फ समझदार और दयालु ही बनते हैं। कंटेनमेंट यानी संतोष फाइनेंशियल प्रिंसिपल में सबसे पावरफुल होता है। अगर आप में संतोष है, तो आप आसानी से किसी भी कर्जे से निकल सकते हैं, बचत कर सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका आपके रिश्तों पर भी असर पड़ता है। जब आप में संतोष होता है, तो यह आपकी इनर स्ट्रेंथ को दिखाता है। आज जब हम दौड़ भाग के जमाने में दौड़े जा रहे हैं, तब संतोष, जो सुनने में भले ही थोड़ा अटपटा लगे, पर होता अच्छा है। आजकल टेंशन में रहने को ही नॉर्मल माना जाता है। ऐसे में अगर आप शांत और संतोषजनक दिखाई देते हैं, तो लोग हैरान हो जाते हैं। जब आप ज्ञानी और दयालु होते हैं, तभी आप रिश्तों को मजबूत कर पाते हैं, और रिश्ते
फलते फूलते हैं। लेकिन अगर आप खुद इमोशनली या स्पिरिचुअली चीजों के पीछे भागते रहते हैं तो ऐसे समय में आप किसी को भी या जिन्हें आप चाहते हैं उन्हें खुश नहीं रख पाएंगे। संतोष एक ताकत होती है, लेकिन आज के हमारे इस माचो हाइपर कल्चर ने संतोष को कमजोरी समझ लिया है। मार्केटिंग का जमाना है। जितना मार्केटिंग से प्रभावित लोग आज होते हैं, इससे पहले कभी नहीं होते थे। जहां देखो वहां आपको एडवर्टीजमेंट्स नजर आ जाएंगे, चाहे रेडियो हो, टेलीविजन हो, पेपर हो, बड़े बड़े बिलबोर्ड्स, यहां तक कि कई दीवारों पर भी आपको किसी न किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज के एडवर्टीजमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। ये सब देखकर आपका दिमाग ही चकरा जाएगा। एडवर्टीजमेंट्स को इतनी बार आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है कि एक स्थिति ऐसी बनती है जब आपको लगता है अगर आपने ये नहीं खरीदा तो आप खुश नहीं रह पाएंगे, और नतीजा आप तब भी खरीदते हैं जब जरूरत ना हो। तो क्या एडवर्टीजमेंट गलत है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, पर इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होना गलत है। कोई भी खरीदारी एक प्रोसेस होता है जिसमें पहले जरूरत या इच्छा आती है, फिर सोचते हैं कि कितने में पड़ेगी, फिर आपको लगने लगता है कि बस अब तो आपने उसे खरीद ही लिया, और आप उससे जुड़े सपने देखने लगते हैं। अचानक आपको ध्यान आता है कि अरे, अब तक तो अपन ने इसे खरीदा ही नहीं। फिर एक फ्रस्ट्रेशन होता है। ये फ्रस्ट्रेशन तब तक बढ़ता है जब तक आप वो चीज खरीद नहीं लेते। खरीदने पर मन शांत हो जाता है। जितनी बड़ी खरीदारी उतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन, ये सब में होता है। प्रोफेशनल मार्केटिंग वाले या एडवर्टाइजर्स बस यही करते हैं कि आप में इतनी जरूरत, इच्छा को जागृत करते हैं कि आपको लगने लगता है कि ये चीज खरीदते ही आपकी लाइफ आसान हो जाएगी, आपको खुशी मिलेगी। फिर जैसे ही आप में इच्छा या जरूरत जाग गई, पूरा प्रोसेस अपने आप शुरू हो जाता है और फाइनली हम खरीद ही लेते हैं। संक्षेप में कहें तो एक अच्छा मार्केटिंग वाला या एडवर्टाइजर आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता है। ऐसे बहुत सारे रिसर्चेस हैं जिनमें पाया गया है कि आप जितनी ज्यादा देर टीवी देखते हैं, आप उतना ज्यादा खर्च भी करते हैं। ऐसे मार्केटिंग के जमाने में रहने का मतलब है धीरे धीरे हम असंतोषी होते जा रहे हैं, और न सिर्फ अपने पैसे बल्कि रिश्ते भी खोते जा रहे हैं। असंतोषी लोग हमेशा शॉर्टकट ढूंढने में लगे रहते हैं। वो जल्दी से जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। ज्यादा अच्छी द बिग बेटर डील BBD के चक्कर में एक के बाद एक जॉब चेंज करते रहते हैं। जल्दी अमीर बनने का सोचना ही नहीं, बल्कि अमीरी दिखाना भी बताता है कि आप असंतोषी हैं। सिर्फ दिखाने के चक्कर में लोग वो करते हैं जो वो है नहीं, या वो खरीदते हैं जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। इन सब का नतीजा है कर्जा, और ये आजकल बहुत चलन में है। असंतोष के दूसरे लक्षण हैं चिंता और डर। आर्थिक तंगी के दौरान रिश्तों में खींचातानी होती है और दिन रात चिंता बनी रहती है। ईर्ष्या, जलन असंतोष के ही लक्षण हैं। अक्सर दूसरों के पास की चीजें देखकर लोग जलते हैं कि वो उनके पास नहीं है, पर जो हरियाली हमें दिखती है वो असल में होती नहीं है। आप नहीं जानते कि अंदर ही अंदर सामने वाला किस दौर से गुजर रहा है। जलन हमें कभी खुश नहीं रहने देती। खुशी जो है उसमें ही है, जो नहीं है उसे पाना खुशी नहीं है। क्योंकि इंसान को आज एक, कल एक, फिर कुछ और चाहिए ही रहता है। ये सिलसिला तब तक खत्म नहीं होता जब तक आप समझ नहीं जाते कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। कुछ और की चाहत और खुशी के चक्कर में आप खरीदते जाते हैं। जैसे आप एक नई कार, कल उससे बड़ी, या आज एक कमरे का घर तो कल 2 कमरे का, फिर 3 कमरों का। असंतोष के चलते हम शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं। शॉर्टकट आत्मविश्वास की जगह अभिमान, एरोगेंस लाता है, और व्यक्ति उतावला, डिस्परेट हो जाता है। उसे लगता है कि शॉर्टकट ही सही है। बाइबल में कहा गया है कि सच्चे व्यक्ति को आशीर्वाद ही मिलता है और अमीर बनने की जल्दी करने वाले को सजा मिलती है। हमारे यहाँ भी कहावत है, यहाँ का किया यहीं भुगतना पड़ता है। खरगोश और कछुए की कहानी तो याद ही होगी आपको। बस ईमानदार इंसान भी उसी तरह जीतता है जैसे कछुआ जीतता था। हम कह सकते हैं कि असंतोष कैरेक्टर में होता है, ना कि परिस्थितियों में, जिसे हम पैसे से सुधारें। अमेरिका में आप क्या हैं का अंदाजा आपके पास कौन सी कार है उससे लगाया जाता है। जितने ज्यादा अमीर उतनी बड़ी और नई कार, जो गलत है। कई स्टडी से पता चलता है कि जो वाकई अमीर होते हैं वो कभी दिखावा नहीं करते, या यूं कहें कि बड़ा घर और बड़ी कार इस बात का सबूत बिल्कुल नहीं है कि आप अमीर हैं। जहां संतोष होता है वहां किसी तरह की कोई शिकायत की गुंजाइश नहीं रहती। आप लोगों को अक्सर शिकायत करते हुए सुन सकते हैं,
शादीशुदा कपल अक्सर एक दूसरे के व्यवहार की शिकायत करते हुए मिल जाएंगे। कई बार तो नौबत अलग होने तक की आ जाती है, क्योंकि वो दूसरे के व्यवहार को अपनी खुशी का कारण बना बैठते हैं। जैसे, मेरा पति इतने पैसे लाएगा तो मैं खुश होंगी, या मेरी पत्नी ये सब करे तो मैं खुश हो जाऊंगा। हर रिश्ते में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी तो झगड़ा या टकराव होता ही है। संतोष एक कॉज भी है, एक कारक भी है, और इफेक्ट यानी प्रभाव भी। ये दोनों है, फल भी और पेड़ भी। जो फल देता है, फल है शांति और सुख यानी खुशी। ये समझना जरूरी है कि संतोष और खुशी कैरेक्टर पर डिपेंड करते हैं, ना कि परिस्थितियों पर। लोग अक्सर मजे और खुशी में कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छी चीजों को पाने की इच्छा, घूमना फिरना, ये सब मजे हैं, जबकि अपने घर में चैन की नींद सोना, रिश्तों को फलते फूलते देखना आदि सब खुशी है, जो आजकल कम ही लोगों में देखने को मिलती है। बढ़ते हुए मार्केटिंग ट्रेंड ने तो लोगों की खुशी ही छीन ली है। पर ऐसा नहीं है कि आप दोबारा संतोष पा नहीं सकते। बस जरूरत है तो शांति से जीवन की खुशियां ढूंढने की। कहते हैं, खुश वो लोग नहीं होते जिनके पास सब कुछ होता है, खुश वो होते हैं जो उनके पास है, उसमें खुश रहते हैं। जैसे पहले बताया गया कि जब संतोष नहीं होता तब चिंता होती है। चिंता को दूर कैसे किया जाए? डेल कार्नेगी कहते हैं, 80% लोग चिंता उसकी करते हैं जो होती ही नहीं। वो चिंता को दो भागों में बांटते हैं। पहला, जो आपके बस में नहीं है, जैसे इकोनॉमी, न्यूक्लियर वॉर आदि। और दूसरा जो आपके बस में है, जैसे फैमिली प्रॉब्लम्स, करियर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब जो आपके बस में है ही नहीं, उसके लिए सोचना छोड़ दें, क्योंकि इससे आप सिर्फ अपनी एनर्जी और ब्रेन पावर को वेस्ट करते हैं। जिसके लिए आप कुछ कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्व करें, जिससे आपकी चिंता दूर हो और आपको संतोष मिले। मजे की बात तो यह है कि जैसे जैसे संतोष आएगा, वैसे वैसे आप और ज्यादा संतोषकारी होते जाएंगे। आप दूर की सोच का डिसीजन लेंगे तो आप अमीर बनेंगे, फिर रिश्ते मजबूत होंगे और आपको संतोष मिलेगा। यूं कह लीजिए कि संतोष से ज्यादा संतोष आता है, और आप अपनी प्रॉब्लम ज्यादा अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं। एक बार टोनी और उसका पति जेरी लेखक के पास आए। दोनों बहुत बुरे दौर से गुजर रहे थे, और इसी कारण दोनों बहुत दुखी थे। जब वो लेखक को अपनी दुख भरी दास्तान बता रहे थे, तब पता नहीं कैसे, लेकिन लेखक ने उन्हें चर्च में किसी को मदद करने को कहा। उस समय उन दोनों को पता चला कि जिन दुखों का रोना वो रो रहे थे, वास्तव में वो कोई दुख ही नहीं था। दुनिया में ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो वाकई दुखी हैं और उन्हें मदद की जरूरत है। आपको अगर किसी से हाथ मिलाना है, तो पहले आपको अपनी बंद मुट्ठी को खोलना होगा। जब आप किसी की मदद के लिए अपना हाथ खोलते हैं, तो आप सामने वाले की स्थिति को स्वीकार करके उसकी मदद करना चाहते हैं, और ऐसा निडर लोग ही करते हैं। पैसे के मामले में भी ऐसा ही है। बहुत से लोग मानते हैं कि पैसे को जमा करके रखा जाए तो ही हम कुछ बन सकते हैं। ये वही लोग करते हैं जो देने की नीयत नहीं रखते। ये एक तरह की कमजोरी है। ऐसे लोग कमजोर या इनसिक्योर होते हैं, जो ये मानते हैं कि अगर पैसे को जमा करके रखा जाए तो वो बढ़ता है। एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये भी है कि अगर पैसे को जमा किया जाए तो आप जो चाहे कर सकते हैं। ये गलत है, क्योंकि अगर पैसा जाएगा नहीं तो आएगा कैसे? एक मैच्योर व्यक्ति जानता है कि पैसे को पकड़ कर रखना मूर्खता है। ऐसा करने से हमारी कमजोरी, सेल्फिशनेस और इमेच्योरिटी दिखाई देती है, जबकि देने से हमारी ताकत, हमारी सोच, मैच्योरिटी और निस्वार्थ भावना दिखती है, जो आजकल कम ही देखने को मिलती है। लेकिन देते समय अगर आप उसके बदले में कुछ पाने की चाह रखते हैं, तो वो ठीक नहीं है। जब आप कुछ देते हैं तो आप में खुशी, जोश और इंटेंसिटी अपने आप आ जाती है। आप स्वार्थ की भावना से परे होकर निस्वार्थ आगे बढ़ते हैं, जिसके कारण रिलेशनशिप और ज्यादा मजबूत होती है। सोचिए, अगर पानी को बहने से रोक दिया जाए तो क्या होगा? और क्या ऐसी जगह जहां पानी रुका हुआ हो आप कुछ उगा सकते हैं? नहीं ना। ठीक इसी तरह पैसे का भी है। अगर पैसा जमा किया जाए तो इंसान में सिर्फ लालच, सेल्फिशनेस, एरोगेंस और डर को बढ़ाता है। कहते हैं, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, या बोया बीज बबूल का तो आम कहां से आए? और अगर कुछ बोया ना जाए तो वहां सिर्फ खरपतवार यानी वीड्स उग जाती है। दान देने से आपकी सोच बढ़ती है। तब आप ये मानते हैं कि देने से आपके पास कमी नहीं होगी, और हम खुद से ऊपर उठकर दूसरों के बारे में सोचते हैं, जिससे हमें एक नया विजन और एक नई उम्मीद मिलती है।
तभी हमें पता चलता है कि जिन समस्याओं के लिए हम परेशान हो रहे थे, दूसरे लोग उससे कई बड़ी बड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं। फिल्म का गीत भी है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। हमें यह कहकर कंफ्यूज किया जाता है कि अमीर होना ही सफलता है। हम जितने अमीर होंगे उतने ही सफल होंगे और उतनी ही ज्यादा हमारी पावर होगी। इसी चक्कर में हम चीजों को बटोरना शुरू कर देते हैं। फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो सारा दोष सिर्फ अमीर लोगों को दे दिया जाता है कि इन्हीं अमीरों की वजह से समाज में भेदभाव होता है। गरीब लोग तो हमेशा अमीरों को ही दोषी मानते हैं। लेकिन हो सकता है कि गरीब गरीब सिर्फ इसलिए हो क्योंकि वो आलसी हो या बुद्धू हो। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि पैसा सिर्फ लोगों की भलाई के लिए होता है। जब पैसा जमा करने को कहा जाता है तो उसके पीछे खुद को और अपनी फैमिली को सिक्योरिटी देना पहला कारण होता है, और दूसरा ताकि आप लोगों की मदद कर सकें। दान देने को मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपना सब कुछ लुटा दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप लोगों को मदद करने की पावर खो देंगे। कमजोर व्यक्ति कभी लोगों की मदद नहीं कर पाता जो एक स्ट्रांग व्यक्ति कर सकता है। अपने पैसे को वो मुर्गी समझिए जो रोज सोने के अंडे देती है। अगर आप वो मुर्गी ही दे देंगे तो आप सोने के अंडों से भी हाथ धो बैठेंगे। जानकर लोग समझते हैं कि पैसा होना कोई खास बात नहीं है, बल्कि ये एक जवाबदारी की तरह होता है। पैसा देना आसान हो जाता है जब हमें समझ में आ जाता है कि ये हमारा नहीं है, बल्कि हमारे पास दूसरों की मदद के लिए भगवान ने दिया है। जब आप ऐसा सोचने लगते हैं तब आप उदार बन जाते हैं। क्या आपने कभी किसी एरोगेंट अमीर आदमी को देखा है? उसकी सारी हेकड़ी और ईगो इसलिए होता है क्योंकि उसे लगता है कि जो पैसा उसके पास है वो उसके हक का है। लेकिन अगर वो सोचे कि जो उसके पास है वो सिर्फ इसलिए है ताकि वो दूसरों की मदद कर सके, या कहें कि वो दूसरों का है तो वो कभी अपने आप पर गर्व नहीं करेगा। एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि पैसे को पकड़ कर रखेंगे तो आप ज्यादा खुश होंगे। दूसरों की सेवा करने से ज्यादा अच्छा है सेवा लेना। वास्तव में सबसे ज्यादा खुश और प्रसन्न वो लोग ही होते हैं जो अपना पैसा दूसरों की सेवा में लगा देते हैं। हेलन केलर मानती हैं कि लाइफ एक बहुत एक्साइटिंग बिजनेस है, खासकर तब जब दूसरों के लिए जिया जाए। लियो टॉलस्टॉय मानते हैं कि जीवन सेवा की वो जगह है जहां जब हम खुद से ऊपर उठकर दूसरों की सेवा करते हैं तभी सही मायनों में खुशी पाते हैं। जॉन वेस्ले ईसाई धर्म के प्रचारक और मेथोडिस्ट चर्च के फाउंडर हैं। वो कहते हैं कि जितने लोगों का भला कर सको करो, जितना लोगों का भला कर सको करो, जिस तरह से कर सकते हो करो, और आज और जब तक कर सकते हो करो, क्योंकि आप नहीं जानते कि आज किसी का किया भला कल किस तरह आपके काम आ जाए। दोस्तों, अब तक आपने जाना कि किस तरह हम अपनी स्पिरिट के साथ साथ अपनी पॉकेट को भी ज्यादा वेल्दी बना सकते हैं। जल्दी से जल्दी अमीर बनने की सोच काम नहीं आती, क्योंकि मोर देन इनफ एक प्रोसेस है और प्रोसेस में समय और मेहनत लगती है। आजकल सब चीजें हमें जल्दी और टू द पॉइंट चाहिए होती हैं, या यूं कहें कि हमने सिर्फ समरी के साथ सीखना शुरू कर दिया है। अब हम वो बन गए हैं जो सिर्फ सरफेस पर ही रहते हैं और डीप में जाने की जगह फैलना पसंद करते हैं। बुद्धिमत्ता विजडम एक एंशिएंट टर्म है जो अक्सर क्लेवरनेस या ज्ञान के साथ सब्स्टिट्यूट कर दी जाती है, पर असल में ऐसा है नहीं। परीक्षा में सही आंसर लिखना इंपॉर्टेंट है, पर वो विजडम नहीं है। इंटेलेक्ट कभी भी विजडम का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। यदि बहुत अमीर और बहुत बुद्धिमान में से किसी एक के साथ रहने को चुनना हो तो लोग निश्चित ही अमीर के साथ रहना ज्यादा पसंद करेंगे। दुख की बात है कि आज हम ऐसे कल्चर में रहते हैं, ऐसे कल्चर में जीते हैं जहां पैसे को बुद्धि से ज्यादा महत्व दिया जाता है। हम सब जानते हैं पैसा कभी भी ये तय नहीं करता कि व्यक्ति बुद्धिमान है, पर फिर भी हम सब पैसे को बुद्धि से ज्यादा इंपॉर्टेंट मानने की गलती करते ही हैं। सभी अमीर लोग बुद्धिमान नहीं होते, लेकिन सभी बुद्धिमान एक समय बाद अमीर जरूर बन जाते हैं। हम सोचते हैं बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञान का एटीएम होता है जो हमें लाइफ के सभी सवालों का जवाब दे, लेकिन विजडम उससे कहीं ज्यादा है जो समय, उम्र और अनुभव के साथ आता है। हम सब बुद्धिमान तो बनना चाहते हैं, लेकिन काम उसके बिल्कुल उल्टे डायरेक्शन में करते हैं। हमारा कल्चर बूढ़ों के बजाय युवाओं को ज्यादा मानता है। अक्सर बहुत से लोग बुजुर्गों को ज्ञान का भंडार होने की जगह नकारा समझते हैं। बुद्धिमत्ता अक्सर गलती करने से या दूसरों की गलती देखकर क्या नहीं करना चाहिए और अपने बिहेवियर में वो चेंज लाने से आती है।
रिसर्च बताती है कि हम अपने ब्रेन का सिर्फ 10% ही यूज करते हैं। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट अब्राहम मैस्लो ने ह्यूमन मोटिवेशन का मॉडल तैयार किया है। इसमें मैस्लो ने जरूरतों को क्रम दिया है। सबसे पहले आती है मूलभूत आवश्यकताएं या फिजियोलॉजिकल नीड, जैसे फूड, शेल्टर, कपड़ा और ट्रांसपोर्टेशन। जब हमारी ये जरूरत पूरी हो जाती है तब हम दूसरे लेवल पर यानी सेफ्टी और सिक्योरिटी को पाने की कोशिश करते हैं। तीसरे लेवल पर आते हैं प्यार और संबंध। जब इन सब में हमें सेटिस्फेक्शन मिल जाता है तब हम चौथे लेवल पर यानी कॉन्फिडेंस, मान सम्मान पर बढ़ते हैं। और जब ये सारे लेवल पा लेते हैं तब खोज शुरू होती है खुद की, जहां हम वो करते हैं जिससे हमें मानसिक शांति मिले और हम भगवान से मिलें। इसे हम मैच्योरिटी का वो लेवल भी कह सकते हैं जहां इंसान वो करता है जिसके लिए ऊपर वाले ने उसे बनाया हो। लेखक इसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं। विजडमोनिक्स वो प्रोसेस है जो इंसान से उसकी क्षमता को मैक्सिमाइज करवाता है जिससे वो टॉप तक पहुंच सके। ये पैसा, रिलेशनशिप आदि की वो स्टडी है जिसके प्रोसेस कैरेक्टर डेवलपमेंट से होता है। ये खाली ज्ञान से कहीं ज्यादा होता है। ये आपको सही डिसीजन लेने की क्षमता और गति देता है जो आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। बाइबल में कहा गया है वो व्यक्ति भाग्यवान होता है जिसे बुद्धि और समझ आ जाती है। ये एक प्रोसेस है जिससे आप वो कर सकते हैं जिसके लिए ऊपर वाले ने आपको बनाया हो। बुद्धिमान लोग सहनशील होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो टाल मटोल करते हैं, बल्कि सब्र के कारण बेवकूफियां करने से बचते हैं। पेशेंस विजन को वैल्यू से बनते देखता है जिसमें इंटेंसिटी होती है। हम संतोष की सीढ़ी से बुद्धिमान बनते हैं। जब तक आप संतोष का अनुभव नहीं करते तब तक आप सही मायने में बुद्धिमान नहीं बन पाएंगे। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी चीज, अपना समय, यहां तक कि खुद को भी दूसरों को दे देते हैं। बात करें अगर हिम्मत की, तो हिम्मत के बिना हम कहीं खड़े नहीं हो सकते। हिम्मत वो है जो पहाड़ों को भी हिलाने की ताकत रखती है। हिम्मत जो बुद्धि से आती है बहुत ही पावरफुल होती है, जो सिर्फ बहादुरी से कहीं ज्यादा गहरी और मजबूत होती है। वो करेज है जो आपको अपने वैल्यूज पर डटे रहने देता है। महात्मा गांधी ने भी कहा है, कायर कभी आदर्श नहीं बन सकते। पावर की बात करें तो पावर वो नहीं है जिसे दिखाने की जरूरत पड़े, बल्कि पावर भी पैसे के जैसे ही है जो दूसरों की मदद का एक जरिया है। जैसे शेर को ये बताने की जरूरत नहीं है कि वो जंगल का राजा है। जैसे बाज को ये बताने की जरूरत नहीं है कि वो कितना ऊंचा उड़ सकता है, क्योंकि ये वो करके ही दिखाते हैं। आज ऐसे ही क्वाइट पावर की आवश्यकता है जो सिर्फ उन्हीं लोगों में मिलता है जो बुद्धिमान होते हैं। मार्गरेट थेचर कहती हैं कि पावरफुल होना औरत होने के समान है। आपको लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि आप एक औरत हैं, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप वो नहीं हैं जो आप बताते हैं। लेकिन आज हम जिस समाज में रहते हैं वहां अक्सर शांत और नम्र व्यक्ति को कमजोर समझ लिया जाता है। नम्र होना कमजोरी नहीं बल्कि वो पावर है जो आपके कंट्रोल में है। सज्जन होने के लिए पावर लगता है, या यूं कहें सज्जनता या जेंटलनेस ही सही पावर है। कुछ करने से पहले जरूर सोचें कि आप क्या हैं और क्या करना है, तभी आप सही कर पाएंगे। सही करेंगे तो आपके पास वो सब होगा जो होना चाहिए। स्टीवर्ट वाइट कहते हैं, तब तक कोई काम ना करो जब तक आपको खुद पर यकीन ना हो, लेकिन कोई काम इसलिए भी मत छोड़ो क्योंकि दूसरों को आप पर यकीन नहीं है। आप कुछ करेंगे तो लोग बुराई यानी क्रिटिसिज्म भी करेंगे ही, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो सिर्फ बातें ही करते हैं पर करते कुछ नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों की ओर ध्यान ना दें और अपना काम चालू रखें, तभी कुछ करके दिखा सकते हैं। तो समझा आपने दोस्तों किस तरह वेल्थ बिल्डिंग और रिलेशनशिप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब तक आपने जाना कि किस तरह बताए गए सारे प्रोसेसेस को फॉलो करके हम वाइज यानी बुद्धिमान बन सकते हैं। तो अगर आप भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करना होगा।